आई एम स्टार्टिंग। इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इंटरेस्टेड लेक्चर की बात करूँ ना तो लेक्चर इंटरेस्टेड इसकी वजह से क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है, और चैप्टर सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं, चैप्टर की लैंग्वेज भी बहुत इजी है। यानी फैक्ट बताऊं तो 12th स्टैंडर्ड में आपका एसपी का सेकंड चैप्टर, 12th स्टैंडर्ड एसपी सेकंड चैप्टर टू मच नॉलेजेबल है। आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे कि शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, पैसों को मार्केट से रेस कैसे किया जाता है, कैसे ये कंपनियों को ना बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को करोड़ों खरबों रुपए मार्केट में कहां से आते हैं, वो रेस कैसे करते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस। आपका क्वेश्चन आज डिपेंड कर रहा है, आपका पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहा है कि जरिए क्या क्या है। सोर्सेस यानी क्या, जरिया, पैसा आ कहां से रहे। देखो ना, घर का खर्चा, बेटा घर का खर्चा 50,000 पर मंथ एज एन एग्जांपल, आई एम ट्रीटिंग एज एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल कह रहा हूं। घर का खर्चा 50,000 पर मंथ, तो 50,000 पर मंथ कहां से आ रहे हैं? दो सोर्सेस। एक सोर्स एक्सटर्नल, बाहर से पापा जाके कमा के आ रहे हैं। आपके पापा घर के बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए, घर के बाहर जा रहे हैं बिजनेस के लिए, और बाहर से जाके बच्चों के लिए, बाहर से जाके फैमिली के लिए पैसा कमा के आ रहे हैं। Another source, internal source, दो सोर्सेस, एक एक्सटर्नल और एक another सेकंड यानी कि इंटरनल सोर्सेस। आपका ब्रदर, बेटा आपका ब्रदर ना पूरे दिन में कुछ हवर्स से फॉर 4 आवर्स ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, और ऑनलाइन जॉब से घर के लिए, फैमिली के लिए पैसा कमा रहे हैं। यानी पापा बाहर से कमा रहे हैं, ब्रदर घर बैठ के कमा रहे हैं। इस तरह से आपके घर का खर्चा दो सोर्सेस में आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्सेस और इंटरनल सोर्सेस। बोर्ड पे फोकस करना। जैसे आपका घर का खर्चा दो सोर्सेस में आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्सेस और इंटरनल सोर्सेस, उसी तरह से कंपनियां भी दो सोर्स से पैसे कमा रही है। नंबर 1 एक्सटर्नल सोर्सेस, नंबर 2 इंटरनल सोर्सेस। पैसे बाहर से आ रहे हैं और पैसे घर के अंदर भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, बन रहे हैं, पर कैसे? देखो एक्सटर्नल सोर्सेस की अगर मैं बात करूं, कंसंट्रेशन और फोकस पूरा यहां पे होना चाहिए। आपका ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस से ज्यादा इट्स अ प्लेटफॉर्म, ये नॉलेजेबल है बेटा। नंबर 1 एक्सटर्नल सोर्सेस, ये मैं लिख दूं नंबर 1, ये आपका नंबर 1 एक्सटर्नल सोर्सेस, ये आपका नंबर 2 इंटरनल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस, इशू ऑफ शेयर्स। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी जो चॉकलेट्स की प्रोडक्शन कर रही है, चॉकलेट्स कंपनी हमारी, बेटा शेयर्स बेच के पैसे कमा रही है, यानी वो शेयर्स बेच रही है और पैसे कलेक्ट कर रही है। शेयर्स यानी क्या, मैंने कल डिफाइन किया था। शेयर को मैं ये चैप्टर में और भी डीपली बताने वाला हूं, डीपली सेकंड क्वेश्चन से। पर शेयर यानी क्या मैं बता चुका हूं, वो हिस्सा। शेयर्स बेच रहे हैं और पैसे आ रहे हैं। सेकंड डिबेंचर्स, हमारी कंपनी कर्ज उठा रही है, कर्जदारों को पन्ने के टुकड़े पे लेके दे रही है, जस्ट इन राइटिंग। आप पन्ने के टुकड़े पे लेके दे रहे हो कि हमें कुछ टाइम पैसों की जरूरत है और आपके पैसे 2 साल के बाद लौटाएंगे, आपके पैसे 4 साल के बाद लौटाएंगे। उस पन्ने के टुकड़े को, एक्नॉलेजमेंट को, कंफर्मेशन को कहते हैं डिबेंचर्स। पैसे कहां से आ रहे हैं बेटा? एक्सटर्नल सोर्सेस में। नंबर 1 इशू ऑफ शेयर्स, आप शेयर्स बेच के पैसे कलेक्ट कर रहे हो। सेकंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, आप डिबेंचर्स कर्जदारों से कर्ज ले रहे हो। थर्ड सोर्स पब्लिक डिपॉजिट्स, क्या लिखा हुआ है बेटा? पब्लिक डिपॉजिट्स। देखो पब्लिक डिपॉजिट यानी क्या होता है बेटा? जिस तरह से ना बैंक में एफडी की जाती है, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट की जाती है, जिनको घर पे ना सरप्लस पैसे पड़े, एक्स्ट्रा पैसे पड़े, 2 लाख रुपए घर पे एक्स्ट्रा पड़े, तो बेटा 2 लाख रुपए घर से उठाओ और बैंक में जाके रख दो, तो वो बैंक आपको ब्याज देगी 1 साल तक। उसी तरह से आपने पैसे घर से उठाए और कंपनी में जाके डिपॉजिट करा दिए, पब्लिक डिपॉजिट। जब पब्लिक कंपनी में पैसे डिपॉजिट कराती है ना, उसे कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। ये तरीका भी पैसे बाहर से मंगाने का, क्योंकि लोग बाहर हैं, शेयर्स बाहर बिकेंगे, डिबेंचर्स बाहर आउटसाइड मार्केट में बिकेंगे। अच्छा, थर्ड के बाद फोर्थ वन बैंक लोन। बैंक लोन की अगर मैं बात करूं तो याद करो, मैंने बताया था कि आपने कल नवजीवन बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया है, शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए, शॉर्ट टर्म 1.5 साल के लिए। तो बेटा बैंक लोन क्या है? बैंक लोन भी तो बाहर से है ना, बाहर यानी कि मार्केट, शेयर्स मार्केट में, डिबेंचर्स मार्केट में, पब्लिक डिपॉजिट्स मार्केट में, बैंक लोन भी बाहर से। अच्छा नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को FIS भी कहा जाता है, FIS, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो बेटा, अगर हमारी कंपनी को जरूरत है 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए ना बहुत बड़ा अमाउंट है। अब 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, इतने बड़े बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। तो ये बड़ा अमाउंट बैंक वालों से नहीं मांगते, ये बड़ा अमाउंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मांगते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो बैंक जो सिर्फ और सिर्फ खास करके लोन देने के लिए पैदा की गई, यानी आपको लोन देंगे ज्यादा अमाउंट में पर ब्याज कम होगा, लोन का अमाउंट भी ज्यादा होगा और बैंक के कंपैरेटिव में ब्याज भी कम होगा, उसे कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नंबर 1 इशू ऑफ शेयर्स, नंबर 2 डिबेंचर्स, थर्ड डिपॉजिट्स, फोर्थ बैंक लोन, फिफ्थ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है बेटा? ये पांचों के पांचों तरीके एक्सटर्नल सोर्सेस के। अच्छा आगे मूविंग टुवर्ड्स द फर्दर, आगे शेयर्स की बात करें तो 2 टाइप्स, शेयर्स की बात करूं ना बेटा तो 2 टाइप्स। नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, वो लोग जो साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, एकदम साथ में, खाना नहीं है तो नहीं खा रहे, खाना ज्यादा है तो सफिशिएंट मिल बांट के खा रहे हैं, तो वो कौन है बेटा? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो अपने एकदम अपने खाना साथ में खा रहे हैं, नहीं है तो बेचारे नहीं खा रहे, भूख पे बैठ रहे हैं। सेकंड, उसके बाद कौन बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स यानी वो लोग जो घर के तो हैं पर थोड़े अलग हैं, थोड़ी पार्टीशन पे, थोड़ा घर से दूर है, घर के हैं पर घर पे ना थोड़े अलग है, थोड़ी पार्टीशन, थोड़ी दूरी पे, उसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। यानी आप 2 टाइप की शेयर्स बेच रहे हो, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। आगे उसके बाद ये आपका टोटली एक्सटर्नल सोर्सेस कंप्लीट हुआ। अच्छा अब बेटा घर के अंदर बताओ कौन कमा रहा है? बेटा आपका ब्रदर ऑनलाइन पैसे कमा रहा है, तो वो घर के अंदर पैसे कमा रहा है, पापा बाहर जा रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स। पापा का बाप यानी पापा के बेटा आपका ब्रदर वो घर के अंदर बैठ के कमा रहा है, इंटरनल सोर्स। तो उसी तरह से कंपनी के पास भी इंटरनल सोर्स होता है और उस इंटरनल सोर्स को कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। उस इंटरनल सोर्स की अगर मैं बात करूं ना तो उस इंटरनल सोर्स पे अगर मैं नाम लिख दूं, हमने नाम नहीं लिखा है, अगर मैं इंटरनल सोर्स पे नाम लिख दूं ना तो बी वेरी फ्रैंकली, तो उस इंटरनल सोर्स को कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स, घर की अंदर की कमाई। सवाल ये आता है कि घर की अंदर की कमाई कहां से आती है? ध्यान से देखो। नंबर 1 टोटल अर्निंग्स, आपने पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाया? पूरे साल में हमने 10 करोड़ कमाया, उसमें से कुछ पैसे हमने टैक्स के लिए जमा किए होंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस चुकानी है, कुछ पैसे डिविडेंड के लिए जमा किए होंगे, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें डिविडेंड देना है, कुछ पैसे हमने गवर्नमेंट के हिसाब से रिजर्व किए होंगे। मार्क माय वर्ड्स बेटा, फिर से इंटरनल सोर्सेस में क्या आता है बेटा? रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा रिटेन्ड अर्निंग्स में कैसे? रिटेन्ड अर्निंग्स डिपेंड करती है कि टोटल अर्निंग्स, आपकी टोटल अर्निंग्स कितनी है बेटा? आपने पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाया? आपने पूरे साल में 10 करोड़ रुपए कमाए, 10 करोड़। तो 10 करोड़ में से क्या कुछ पैसे 10 करोड़ में से आपने 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ मिनिमम टैक्स के लिए रखा है। सेकंड 1.5 करोड़ के बाद आपने 3 करोड़ रुपया डिविडेंड के लिए रखा है। 3 करोड़ क्या है बेटा? 3 करोड़ वो है जो आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में दोगे, यानी कि 1.5 और 3 4.5 करोड़। अच्छा उसके बाद डिविडेंड के बाद गवर्नमेंट रेवेन्यूज, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, बेटा 1 करोड़ रुपया आपने रिजर्व रखा है गवर्नमेंट के हिसाब से, दुख सुख में काम है। यानी कि फैक्ट बताऊं, 1.5 करोड़ टैक्स का, 3 करोड़ डिविडेंड का, 1 करोड़ रिजर्व का, 1.5 और 3 4.5, 1 5.5 5.5 करोड़। जब तक आप टैक्स भरो, जब तक आप डिविडेंड दो, जब तक रिजर्व दुख सुख में काम है बेटा 5.5 करोड़ एट अ टाइम नहीं दोगी, जब तक टैक्स भरो, जब तक डिविडेंड दो। अच्छा जब तक आप 1 करोड़ दुख सुख का यूज करो तब तक आप पैसे यूज करोगे बैठ के, उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। टैक्सेशन के लिए पैसे, टैक्स आपको भरनी है 6 मंथ्स के बाद, तो 6 महीनों तक बैठ के यूज करोगे। डिविडेंड आपको देना है 4 महीनों के बाद, तो 4 महीने तक बैठ के पैसे यूज करोगे। रिजर्व 1 करोड़ जो आपने दुख सुख के लिए संभाला है, दुख सुख भगवान ने करके किसके पास आए ही नहीं, दुख तो आए ही नहीं, सुख
सुखी सुख हो, यानी वो कभी आग नहीं लगेगी, कभी फ्लड्स नहीं आएगी, तो 1 करोड़ पे बैठ के यूज करोगे, यानी 5.5 करोड़ पे आप 4 से 6 महीने बैठ के यूज करोगे, दैट्स कॉल्ड एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स। देखो फोकस करो, मैं रीड कर रहा हूं और बहुत सारी बातें उसमें समझा रहा हूं। रीडिंग देखो, इंट्रोडक्शन। फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। फाइनेंस सबसे टॉप लेवल पे काउंट होता है, एकदम सुपीरियर। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन नेवर बी प्लान्ड विदाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट। पैसे नहीं होंगे ना तो बिजनेस की बात ही नहीं करना। आपके पास पैसे हैं, आइडिया है, तो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ पोर्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। डेली बिजनेस को चलाना है तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए, और जो फाइनेंस बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उससे कहते हैं कैपिटल। अकाउंट्स की लैंग्वेज यूज करूं बेटा, अगर मैं बीकी की लैंग्वेज यूज करूं ना, बुक कीपिंग, तो मैं कैपिटल कहना चाहूंगा। अगर मैं एसपी की लैंग्वेज यूज करूं ना, तो सच बताऊं तो फिर मैं फाइनेंस कहना चाहूंगा। सिंपली इट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का खून है, ब्लड है वो। नेक्स्ट आगे, और अगर कुछ रीड करना चाहे तो देखो, थोड़ा सा और रीड कर रहा हूं। देखो, कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन द कैपिटल। पैसे कलेक्ट कहां से? जरिया तो बताओ पैसे कमाने का, व्हाट आर द सोर्सेस यानी वो जरिया क्या है, पैसे कहां से आ रहे हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन द कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी। जैसे कंपनी की प्लानिंग है, देखो प्लानिंग क्या कह रही है, थ्रू द फॉलोइंग चार्ट। आपको चार्ट समझाया गया, चार्ट आपके सामने जरूर स्क्रीन पे भी होगा, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और एक्सप्लेन कर भी चुका हूं, बट देन ऑल्सो बिलीव मी, जब तक आपने ये चार्ट खुद नहीं बनाया, बिना देख के आंसर नहीं लगाया, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना चाहिए। देखो, नंबर 1 सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की बात करें, एक्सटर्नल सोर्स, पापा पैसे बाहर से कमा रहे हैं, जॉब से, बिजनेस से, घर के बाहर पैसे आ रहे हैं। इंटरनल सोर्स, उनका बेटा यानी आपका ब्रदर घर पे बैठ के ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, इंटरनल सोर्सेस। नंबर 1 एक्सटर्नल सोर्सेस की मैं बात करूं तो याद करो, नंबर 1 बताओ। नंबर 1 की बात करें तो इशू ऑफ शेयर्स। आप कंपनी के हिस्से बेच रहे हो, शेयर्स यानी हिस्सेदार, शेयर होल्डर यानी कि हिस्सेदार, शेयर्स यानी कि वो हिस्से बेच रहे हो, लोग आपके कंपनी में पैसे लगा रहे हैं और वो हिस्सेदार बन जा रहे हैं, दे बिकम द शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर बन जा रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स। सेकंड, डिबेंचर्स, मैंने पहले भी बताया, आई एम रिपीटिंग अगेन, कर्जदार, आप ऑफिशियली लिखवा के कर्ज ले रहे हो, राइटिंग सिग्नेचर करा के कर्ज ले रहे हो, यानी आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। थर्ड, पब्लिक डिपॉजिट्स, बस बैंक में नहीं जाना, आपके पास सरप्लस पैसे, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे, आप बैंक में नहीं जाके हमारी कंपनी में आके पैसे डिपॉजिट करो फॉर द 3 इयर्स, मैक्सिमम पीरियड फॉर द 3 इयर्स। आपको हर साल ब्याज मिलेगा, हर साल इंटरेस्ट मिलेगी, उसे कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। वैसे आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे 1 ईयर के लिए, हमारे पास डिपॉजिट करा दीजिए पैसे 3 साल के लिए, आपको एवरी ईयर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, दैट्स कॉल्ड एज अ पब्लिक डिपॉजिट। नेक्स्ट, बैंक लोन, बेटा थोड़े पैसों की जरूरत है, 2-5 करोड़, 10 करोड़ या किसी लिमिट तक, आपको हाल फिलहाल गाड़ी को चलाना है, हाल फिलहाल आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपको बैंक लोन इजीली मिल जाएगा। पर सच बताऊं, आपको एस्टैब्लिशमेंट पर्पस चाहिए, आपको फिक्स्ड कैपिटल के लिए पैसे चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल के लिए करोड़ों खरबों रुपए चाहिए, तो फिर ऐसे करो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दरवाजा खटखटाओ, नॉक द डोर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो क्या करेंगे, वो आपको पैसे भी ज्यादा देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा कम लेंगे, पैसे भी ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम। क्यों? क्योंकि उनका जन्म ही इस पर्पस से हुआ है, उनका जन्म सिर्फ पैसे देने के लिए हुआ है। बैंक खाली पैसे लेन देन नहीं करती, बैंक कस्टमर्स के और भी काम करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेनली सिर्फ लोन के लिए पैदा किए जाते हैं, लोन के लिए वो कंपनी बनी है। देखो आगे रीड कर रहा हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बाद इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में मैंने वो ड्रॉ करके लिखा है, आपके डायग्राम में भी, सामने भी, शेड्यूल में भी लिखा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स, जमा पूंजी, घर की जमा पूंजी। वो घर की जमा पूंजी कहां से? घर की जमा पूंजी वो डॉटर, आपका ब्रदर भी तो कमा रहा है ना, वो भी तो पैसे जमा हो रहे हैं। तो उसी तरह से आउट ऑफ द 10 करोड़ कुछ पैसे आपने टैक्स के लिए रखें, आउट ऑफ द 10 करोड़ कुछ पैसे आपने डिविडेंड के लिए रखें, आउट ऑफ द 10 करोड़ कुछ
पैसे अपने सर्टेन इवेंट्स के लिए, या सॉरी आई वांट टू से, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूं अनसर्टेन एक्टिविटीज, अनसर्टेन इवेंट्स के लिए रखें, तो वो अनसर्टेन इवेंट्स जब होंगे तब होंगे, हाल फिलहाल तो काम आ जाएगा ना, उसे कहते हैं रिटेन अर्निंग्स। देखो, और शेयर्स की बात करें तो फिर शेयर्स के दो टुकड़े, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। रीड कर रहा हूं मैं, एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस की मैं बात करूं ना बेटा, द कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड द पब्लिक, फैक्ट्री के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, घर के बाहर, घर यानी फैक्ट्री, एग्जांपल के तौर पे फैक्ट्री के बाहर, फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेस कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल कैपिटल। इट कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या बेटा क्या कहा इन्होंने, बताओ। फर्स्ट शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन या बैंक क्रेडिट भी कहते हैं उसे, बैंक लोन, अच्छा फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 5 एक्सेट्रा। आगे, इशू ऑफ द शेयर्स, लंबे समय तक पैसे चाहिए, लाइफ टाइम के लिए पैसे चाहिए आपको, लाइफ टाइम, तो शेयर्स बेचो, बेस्ट में बेस्ट है, आप शेयर सेल करो कंपनी के, आपको लंबे समय तक पैसे मिल जाएंगे। इट्स कंपनी कलेक्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय वे ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, equity and preference shares to the public. The share capital represents the owned capital, owned यानी अपना, खाना खाने वाले साथ में अपनी होती, the owned capital of the company. Next, issue of debenture. डिबेंचर्स की अगर बात करें तो कर्जा, डिबेंचर्स यानी याद रखो, क्या कर रहा हूं मैं, बताओ मुझे, बाल नहीं बना रहा बेटा, मैं कर्जा जता रहा हूं, बोझ है हमारे ऊपर, काय का, डिबेंचर्स का, कर्जदार है, क्रेडिटर्स हैं वो। कंपनी इशू द डिबेंचर्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट द एडिशनल फंड्स, और भी चाहिए, शेयर्स बेच के पैसे कम कर रहे हैं, बैंक लोन लेके पैसे कम कर रहे हैं, अचानक से और भी जरूरत है तो अचानक से डिबेंचर्स इशू करो। यस, कंपनी इशूज द डिबेंचर इन ऑर्डर टू कलेक्ट द एडिशनल फंड्स from the public deposits. So from the public, debenture capital represents the borrowed capital, B for borrowed, B for बोझा, बोझा है आपके ऊपर, वो कर्ज चढ़ गया। थर्ड, यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेस के अंदर थर्ड सोर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, नहीं जाना बैंक में, बैंक में बिल्कुल नहीं जाना, बैंक आपको 7% दे रही है, एग्जाम्पल कह रहा हूँ भाई, दिल से नहीं लेना, बैंक आपको 7% कह रही है, हम आपको 8.5% से ब्याज दे रहे हैं, 1.5% इन अ ईयर, एक साल में 1.5% ज्यादा दे रहे हैं। बैंक में पैसे रखाओगे 6% मिलेंगे, 7%, हम आपको 8.5% से दे रहे हैं, पर कंडीशन ये कि आपको आपकी डिपॉजिट्स रखानी होगी फॉर द मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम 36 months। डिपॉजिट की मैं बात करूं तो फॉर मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 36 months तक, 3 साल से ज्यादा कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती, एज पर दी लास्ट ईयर रूल तक ये क्लियरली था। देखो आगे, कंपनी डिपॉजिट्स आर गिवन बाय द इन्वेस्टर्स टू द कंपनीज फॉर अ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। कुछ बातें होंगी आपके और हमारे बीच में, कंपनी और डिपॉजिटर्स के बीच में, जो पैसे डिपॉजिट कराएगा ना उसे कहते हैं डिपॉजिटर। acceptable to both parties, such deposits are given by the investors to the company for the short period up to latest up to 3 years, maximum आप 3 साल तक दोगे या 36 months तक। Companies pays the interest on such deposits regularly यानी 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, जैसे वो उनका टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ। नेक्स्ट डी पॉइंट की बात करें तो बेटा बैंक वालों से कर्जा, आपने नवजीवन बैंक से लोन लिया है तो वो भी बोझ है, नवजीवन बैंक से आपने लोन लिया है और वो लोन 2 साल का है, तो बेटा 2 साल के अंदर वो आपको लोन रीपे कर देना है। यस, टू मीट द शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल, 6-12 महीनों की बात है, 1 साल की बात है। टू मीट द शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल नीड्स, द कंपनी borrows need the funds from the bank in the form of overdraft। करंट अकाउंट वालों को 11th में आपने किया होगा जरूर, 11th की बैच की बात करूं ना, मैंने क्लियरली मीनिंग बताई थी। करंट अकाउंट में ओडी, ओवरड्राफ्ट, लोन्स, कैश क्रेडिट, कैश लोन एक्सेट्रा, लोन देने के भी तरीके होते हैं अलग अलग, टर्म्स एंड कंडीशंस पे। लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी अमाउंट भी भरा होना चाहिए और ब्याज भी थोड़ा कम, अमाउंट बहुत भरा होगा, ब्याज इनफैक्ट थोड़ा कम होगा, तो फिर आप FIS यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे रिकवर नहीं करो, कलेक्ट करो। आई मीन देखो रीड करो क्या कह रहे हैं। टू मीट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेस,
the company borrowed the needed funds to the financial institutions such as IDBI, LIC, ICICI. इंटरनल सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो पैसे अंदर से कहां से, अंदर की बात बताओ, अंदर की बातें, घर की बातें, वो भाई कमा रहे इंटरनली. देखो, इंटरनल सोर्सेस आर अवेलेबल विद इन द फर्म. दे डेवलप आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ प्रॉफिटेबल वर्किंग ऑफ द फर्म. पहले क्या होगा, देखो फर्स्ट ईयर आपने कंपनी स्टार्ट की, पहले साल मुझे बताओ, मुझे सिंपली बताओ, छोटे बच्चों को अभी प्ले में बिठाया, अभी जस्ट सीधा रिजल्ट आ जाए कि डायरेक्ट प्ले में एग्जाम्स कहाँ होंगे. अगर हुए भी छोटी मोटी टेस्ट्स हुई भी बच्चों की, तो वो भी तो 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद होगी. फिर बच्चा नर्सरी में जाएगा, अच्छा उसके बाद जूनियर में जाएगा, सीनियर में जाएगा, तो जाके उसकी रिपोर्ट पता चलेगी ना. उसी तरह से बेटा वो कंपनी जो आपने अभी स्टार्ट की ना, वो अभी प्ले में चल रही है, प्ले में खेल नहीं रही है, वो लेवल प्ले की है. फिर वो कंपनी थोड़ी थोड़ी एक्सपांड होगी, ग्रोथ होगी, सीनियर तक, जूनियर तक, फर्स्ट सेकंड, यानी सालों का कमाया हुआ प्रॉफिट आप रखोगे संभाल के, आप उसे यूटिलाइज करोगे, जमा में जमा करोगे. यस, उससे कहते हैं रिटेन अर्निंग्स या प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट. देखो रीड करो. इंटरनल सोर्सेस आर अवेलेबल विद इन द फर्म. दे डेवलप आफ्टर द फ्यू इयर्स of profitable working of the firm. The important internal sources of finance is called as a retained earnings. Retained earnings or plugging back of the profit, mostly same meaning है लगभग. Here the undistributed profit of the reinvested in the firm, जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जो जमा करके रखा है, जो संभाल के रखा है टैक्स के लिए भी, टैक्स इतनी तो जरूर होगी, आपने कैलकुलेट करके रखी, कंप्यूट करके रखी, इतनी होगी, तो जब टैक्स भरोगे तब तक बैठ के पैसा यूज करोगे. External sources and internal sources may be classified as a number 1 long term source and short term source. Fact बताऊं तो be very frankly बेटा सच कहूं दिल से, तो लॉन्ग टर्म सोर्स जैसे मैंने नाम सुना ना, डायरेक्टली मेरे दिमाग में फिक्स्ड कैपिटल आ रहा है कि अगर आपको पैसे फिक्स्ड कैपिटल में लगाने से फॉर 8 इयर्स 10 इयर्स 20 इयर्स, तो आप शेयर्स बेचना और आपके पैसे लॉन्ग टर्म सोर्स में कमाएंगे. सेकंड वन, फिर खुद बताओ, खुद सोचो, मन में बताओ, मुझे कह तो नहीं पाओगे पर खुद सोचो. शॉर्ट टर्म यानी क्या? शॉर्ट टर्म यानी कि 6 मंथ्स 12 मंथ्स 18 मंथ्स, तो वो कैपिटल कौन सा हुआ? वर्किंग कैपिटल. यानी आप पैसे स्टॉक में लगाना चाहते हो, सैलरीज देना चाहते हो, वेजेस देना चाहते हो, लाइट के बिल भरना चाहते हो, तो शॉर्ट टर्म सोर्सेस. लॉन्ग टर्म सोर्सेस ट्रीटेड एज अ फिक्स्ड कैपिटल, प्लांट्स, मशीनरीज, लैंड एंड बिल्डिंग्स etc. Short term sources are invested in stock for the daily payments of salaries, wages, electricity and other overheads. Overheads यानी अलग अलग खर्चे. मैं रीड कर दूं उसे, देखो इसे भी रीड कर लेती हूँ. A business firm requires a long-term loan finance to meet the fixed capital. लिखा हुआ है, खुद कह रहे हैं. These funds की अगर मैं बात करूं, requires the generally long duration. The main source of the finance divided into 2: owned capital, borrowed capital. Debt capital यानी borrowed capital. Short term. The short term funds are required for meeting the working capital requirement. रोजमर्रा की वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा के खर्चे. लाइट का बिल हर महीने आएगा, सैलरी हर महीने देनी पड़ेगी, वेजेस हर महीने पे करोगे. शॉर्ट टर्म सोर्सेज के लिए वर्किंग कैपिटल होती है, तो ये पैसे यूज आते हैं. इट्स फिनिश्ड. लेक्चर कंप्लीट करने से पहले, कोर्ट स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर कंप्लीट और कोर्ट स्टार्ट करने से पहले रिवीजन बनती है बेटा. नींद चैन की आनी चाहिए. देखो मैं रिवीजन की बात करूँ ना, तो देखो नंबर वन की बात करूँ, आप याद करो, आप डायग्राम कैसे बनाओगे. आपका डायग्राम 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा. पापा बाहर से कमा रहे हैं, ब्रदर घर पे कमा रहे हैं. एक्सटर्नल सोर्सेस, इंटरनल सोर्सेस. एक्सटर्नल सोर्सेस में या तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. कितने थे बताओ तो, काउंट किया आपने? 1 2 3 4 5, आई थिंक सो 5. अच्छा, इंटरनल सोर्सेस यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग्स में पहली बात तो आपकी टोटल अर्निंग्स कितनी है, टोटल अर्निंग आपने की कितनी है, उसमें से कुछ पैसे टैक्सेशन में दोगे. तो जो पैसे टैक्स के लिए सेव किए, संभाल के रखे, हाल फिलहाल तो आप यूज करोगे ना, तो आपके पैसे यानी कि पैसों को बना रहे हैं. यस,
पैसे पैसों को जन्म दे रहा है उसे कहते हैं रिटेन अर्निंग्स। कुछ पैसे डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो भी आप हाल फिलहाल यूज करोगे। कुछ पैसे दुख सुख फॉर द अनसर्टेन इवेंट्स, अनसर्टेनिटी कभी भी आ सकती है, लॉकडाउन, कोरोना, नेचुरल डिजास्टर, इस अनसर्टेन हमसे थोड़ी पूछ के आएंगे, तो वो पैसे भी आप हाल फिलहाल तो बिजनेस में यूज कर सकते हो। दैट्स फिनिश, सफिशिएंट फॉर टुडे। लास्ट बेटा कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। सी सक्सेस इज नथिंग, सक्सेस कुछ खास नहीं, कुछ भी नहीं है, बट द फ्यू स्टेप्स ऑफ द डिसिप्लिन प्रैक्टिस्ड एवरी डे। अपनी डिसिप्लिन की कुछ स्टेप्स को डेली प्रैक्टिस किया है, लंबे समय तक आप सक्सेसफुल बन जाओगे। अपने डेली मॉर्निंग 8:30 से लेके 10 o'clock तक, 8:30 से लेके 10 बजे तक डेली आपने लेटेस्ट लेक्चर देखा है, लेटेस्ट ऑनलाइन वीडियो आप देख रहे हो, सुबह के टाइम पे रिटर्न भी कर रहे हो। आपका डिसिप्लिन नहीं है, आपने टाइम फिक्स करके रखा है। बेटा दुनिया इधर की उधर हो जाए, 8:30 से 10 बजे तक मैं डेली बैठ के पढ़ूंगी, मॉर्निंग में या पढ़ूंगा जो भी है, तो फिर ये एक डिसिप्लिन का रूल है। अच्छा, फिर नाइट की बात करें ना, तो नाइट में 1 hour, फिर आप 9 o'clock से लेके 10 o'clock तक डेली वो रिवाइज कर रहे हो जो आपका प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर है, जो आपका पहले का ऑनलाइन लेक्चर है। यानी सुबह आप डेली स्टडी कर रहे हो, अपडेट ऑनलाइन लेक्चर की, रात को आप 1 hour स्टडी कर रहे हो उसका प्रीवियस लेक्चर का। यानी सच बताऊं आपका टाइम टेबल फिक्स है। अच्छा, 30 मिनट्स आपका मोबाइल फोन यूज करना भी फिक्स है, 30 मिनट्स इवनिंग में, फिर 30 मिनट्स इवनिंग के बाद आफ्टरनून या रात के टाइम जो भी है। तो ये क्या है? ये आपकी डिसिप्लिन है। और ये डिसिप्लिन पे चलते ना स्लोली आप सच बताऊं ग्रेजुएट हो जाओगे। आफ्टर द ग्रेजुएशन आपको जॉब मिल जाएगा, योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।